हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीपीएससी ने मैथ और रीजनिंग से जो भी क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, तो इसे मैं दिखाऊंगी नहीं किस साल में कितने क्वेश्चन, क्योंकि इसका फिक्स है, ये 10 क्वेश्चन पूछता है। और अभी 2 साल से ये 10 में से कुछ रीजनिंग के सवाल और कुछ मैथ के सवाल, और पहले सिर्फ प्योर मैथ रहता था, रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं होता था। तो देखते हैं 68 बीपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन है। यहाँ पे ये नहीं सोचना है मुझे मैथ नहीं आता है, हम 2 या 3 भी नहीं बना पाते और बना के भी आते हैं। तो पहले हम सारा टिक करके आते थे, निगेटिव मार्किंग नहीं था, बट अब निगेटिव मार्किंग है। तो बाकी जो लोग जो आर्ट्स फैकल्टी से नहीं, जो आर्ट्स फैकल्टी से हैं, उन्हें मैथ में प्रॉब्लम आएगी। हर लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, बट 90% प्रॉब्लम आती है। तो आपके पास ये रास्ता है कि आप उसके जीके वाले सेक्शन से उसको कैसे पीछे करके आगे बढ़ें। तो मैथ में 10 नंबर एक्स्ट्रा ला दो, कम से कम 5, 6, 8 नंबर ला दो, एटलीस्ट 4, 5 तो ला ही सकते हो। इसलिए मैथ बहुत ज़रूरी है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो। तो पहले देखेंगे इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका है कि टोटल अभिष्ट शब्दों की संख्या कितनी है, तो 5 है। तो 5 गुने 4, पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 बच जाएगा, फिर लास्ट वाला y 1। तो सबको अगर गुना करते हैं तो आएगा 120। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, क्वेश्चन जब भी इस तरह का आए तो आप प्लीज़ टैकल कर लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। दूसरा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। 44, 49, 37, 52, फिर क्वेश्चन मार्क यहीं पे फिल करना है कि यहाँ क्या आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इसको प्लस करके बढ़ा दिया, फिर यहाँ प्लस नहीं बन रहा है, हो सकता है माइनस है, कभी स्क्वायर होता है, कभी क्यू होता है। तो इसको हम देखेंगे। तो पहले रो में इसने क्या किया है, 44 माइनस 33, तो आएगा 7। इस 44 में से इसने 44 माइनस 37 को घटा दिया, तो आया क्या, 7। अब 7 को 7 से गुना कर दिया तो बन गया 49। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं कि आखिर इसने कौन सा लॉजिक लगाया, प्लस माइनस किया कि स्क्वायर क्यूब किया क्या है। उसी तरह 58 गुने 58 में से 53 घटा दिया तो बचा 5। और फिर ये नहीं कि आप फिर 5 से ही गुना करोगे, फिर आपको गुना करना है 7 5 35। 58 माइनस 53। मैं भी 10th में ही मेरा मैथ बहुत अच्छा था। 10th में सबका अच्छा मार्क्स आता है, मैथ हम लोग बहुत अच्छे से फोकस करते हैं। तो मैं भी कभी कभी 1-2 महीना जब एग्ज़ाम में रहता है तो क्वेश्चंस देख लेती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ तक तो ये समझ में आ गया। दूसरा रो देख लेते हैं, ये तीसरा रो कि 58 में से इसने 53 को माइनस किया तो 5 आया। फिर इसने ये जो 7 से गुना किया, तो फिर 7 से इसमें भी गुना हुआ है तो 35 आया है, क्योंकि 7 7 49 इसने किया। फिर यहाँ जो 35 दिख रहा है, इसमें भी इसने 5 गुने 7 किया तभी 35 आया। फिर उसी तरह से अगर हम सेकंड रो को देखें तो हम 52 में से 41 घटाएंगे, तो 52 में से 41 गया तो बचा 11। फिर 11 में 7 से गुना करेंगे तो आएगा 77। तो हमारा ऑप्शन में 77 है। तो आप इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो प्लीज़ उसको कर लीजिएगा। तीसरा है, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या का ज्ञात कीजिए। ये लुप्त संख्या वाला और सीरीज वाला, ये श्रृंखला वाले क्वेश्चंस जरूर आते हैं। 15, 20, 32, 62, 118, 248। इसने किया क्या है, चलिए ये देख लेते हैं। तो अगर हम ये देखें, अपना दिमाग लगाएं कि ठीक है 5 के पहाड़ा में 3 भी आता है, 5 के पहाड़ा में 20 भी आता है, बट 32 तो नहीं आता। तो क्या इसने फिर 30 में 2 जोड़ दिया तो 32 आ गया, तो फिर आगे वाला सीरीज तो बनेगा नहीं। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। 15 और 20 के बीच का डिफरेंस है 5। ठीक, 5 का स्क्वायर प्लस 1। अगर 2 का स्क्वायर करते हैं
तो हमारा क्या आएगा, ये कैसे बना है, तो 2 का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस कितना है 5 है, इसका कितना है 12 है, इसका 30, इसका 56, इसका 130, इसका 180। तो ये कैसे 5 आया, तो 2 के पावर 2 यानी 2 दूनी के 4 1 5। ये 12 कैसे आया, तो फिर ये 3 का स्क्वायर किया है, 3 के 9 और 9 3 12। देखिए 1 बढ़ा फिर 3 बढ़ा, यानी ये स्क्वायर और इसमें ऐड करके फिर इसको लाना है। ये 25 में 5 जोड़ दिया ये, तो आपका 30 आ गया। एक सीरीज चल रहा है, यहाँ पे 1 में ऐसे 3 बढ़ गया, 2 गैप है, यहाँ 2 गैप है, यहाँ 2 गैप है, फिर इसमें 7 7 49 में 7 जोड़ दिया तो 56, फिर यहाँ 2 का डिफरेंस। तो इस तरह से हमें आइडिया लग जाएगा कि अगर हम 248 में क्या 130 आया ना, अगर ऑप्शन यहाँ रख के ये देखते हैं ये आता है, तो फिर कैसे बनेगा, इनका गैप कितना है, तो गैप है हमारा 180। तो हम कर लेंगे 11 के बाद 2 अंक आगे बढ़ के 13 का स्क्वायर प्लस 11, तो हो जाएगा हमारा 448। तो ये आ गया हमारा आंसर। बहुत सारे लोगों को ये आता होगा, बट जिन्हें नहीं आता उन्हें अगर वो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और 1 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्ज़ाम में उनके लिए आसान हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी कूट भाषा में यदि फास्टर को इतना लिखते हैं और मोंग को इतना लिखते हैं तो गाइड को क्या लिखेंगे। ठीक, तो पहले देख लेते हैं कि ये किया क्या है। फास्टर को एफ के लिए लिखा है 22, ए के लिए लिखा है 29, एस के लिए 21 और फिर टी के लिए इसने लिखा है 23 और आर के लिए 19। ठीक, तो अब देखेंगे कि इसमें जो शब्द है क्या यहाँ पे कोई मैच कर रहा है, तो कोई मैच नहीं कर रहा है। फिर एम के लिए इसने लिखा है 15, ओ के लिए लिखा है 16, एन के लिए लिखा है 14 और के लिए लिखा है 12। ठीक है, तो दिए गए कूट में पहले अक्षर में संख्यात्मक रूप से क्रमशः उल्टा +1 किया गया है तथा दूसरे अक्षर में +1 किया गया है। तो अगर हम देखें कि एफ का उल्टा यू होता है 21, तो 21 में 1 जोड़ दिया गया है और 1 में 1 जोड़ दिया गया है तो 2 हो गया है। एस का जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है, एस का उल्टा 8 एच होता है, तो एच, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एस का उल्टा एच है तो एच का वैल्यू कितना होता है 8 और 8 में 1 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 9। तो उसी तरह से हमें देखना है कि जो गाइड है, तो गाइड का उल्टा क्या होता है, जी का उल्टा होता है टी और टी का प्लेस वैल्यू होता है 20, तो 20 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21। तो पहले हम इतना अगर कर लेते हैं, समझ गए कि यही पैटर्न पे चल रहा है, तो हम देखेंगे कि ऑप्शन में किसी में 21 है, तो हाँ चलो यहाँ पे तो दिख गया यानी कन्फर्म है, लेकिन क्या पता आगे वाला ना मिले तो देख लेते हैं कि अगर ई का उल्टा हम भी करते हैं 22, तो 22 में 1 जोड़ते हैं तो क्या 23 आता है, तो हाँ 23 आ रहा है। इट मीन्स ये हमारा सही हो जाएगा और इतना भी हार्ड नहीं देता है कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इतना दिमाग वाला दिया है तो क्यों करेगा वो इनमें से कोई नहीं, हद है। आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक, एरिया दिया है 30 सेंटीमीटर और परिमाप दिया है 26, तो बोल रहा है कि भैया इसकी भुजाएं कितनी सेंटीमीटर की है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 30 और आयत का परिमाप दिया है 26, तो आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है परिमाप का ये क्या बोलते हैं फॉर्मूला। तो हमें नहीं मालूम है कि l + b का क्या होगा, तो हम इतना तो लिख सकते हैं ना, l + b इक्वल टू, यहाँ पे एक स्टेप मैं बढ़ा देती हूँ, जब ये हटेगा ये गुना है तो l + b इक्वल टू 26, ये 2 है ना, तो l + b इक्वल टू 26 और जब बराबर के इधर गुना वाला आता है तो ये भाग हो जाता है, तो आ जाएगा कट के 13, तो l + b इक्वल टू 13। तो अब देख लेते हैं
एल माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू एल प्लस बी स्क्वायर प्लस 4LB। तो 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 30 इक्वल टू 49। तो इस तरह से एल माइनस बी इक्वल टू 49 का हो जाएगा स्क्वायर 7। ठीक है, तो सभी एक और तथा सभी दो को जोड़ने पर ये अगर हम फॉर्मूला रख देते हैं तो 13 प्लस 7 आ गया। ठीक, एल प्लस बी का आ गया 13 और एल माइनस बी का आ गया 7। ठीक है, तो 2L इक्वल टू 20, तो L इक्वल टू 10। उसी तरह से अब हम जगह पे रख लेंगे 10 प्लस बी इक्वल टू 13, तो बी इक्वल टू 13 माइनस 10 यानी कि 3। तो लंबाई है 10, चौड़ाई है 3। तो ये प्रैक्टिस वाला चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको लगता है इतना बड़ा इसने सॉल्यूशन दिया है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो यही बहुत आसान लगने लगेगा। हमारा छठा क्वेश्चन है, अभी हम 10 क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको एक आइडिया लगे। तो इसने अभी तक कोडिंग डिकोडिंग इधर चल रहा था, क्या चल रहा था, 4 क्वेश्चन तक हमारा था सीरीज और ये कोडिंग डिकोडिंग। फिर यहाँ से आयत और क्षेत्रफल वाले, अब यहाँ पे परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% का छूट देता है, डिस्काउंट कितना है 10%। उसका अंकित मूल्य वो होता है जब आप कोई सामान खरीदते हो, कोई बिस्किट, तो उस पर लिखा रहता है MRP 5 रुपया, यानी जो उस पे अंकित है, अंकित माने प्रिंटेड, छपा हुआ। ठीक, उसका प्रिंटेड वैल्यू जो है MRP वो है 400 और डिस्काउंट दे रहा है दुकानदार 10%। यदि वह 10% GST लेता तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है लेता है। तो अंकित मूल्य 400, छूट के बाद वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा 400 गुने 90/100 यानी 360। उसका 10% करेंगे तो 10% की छूट के लिए हम मान लेते हैं टोटल परसेंटेज 100 और 10 छूट कर दिया तो यानी 90 बचा ना, तो 90/100 यानी 360% इसका छूट आ गया। तो बोल रहा है चूंकि इसलिए आपका 10% GST लेने के बाद वस्तु का अंकित मूल्य 360 गुने 110 बटा में आपका 100। ठीक, पहले छूट दिया तो वो वस्तु हो गई 360 रुपया की। फिर बोल रहा है कि अब ये 360 है ना, अब मैं इस पे 10% GST लूँगा। तो अगर 100 टोटल परसेंटेज है और ये 10% और लेगा तो 10 बढ़ा दो, हो गया 110। अब कर लो 360 का 110/100 यानी अब इसका कितना हो गया 396 रुपया हो जाएगा GST के साथ। यानी ये बहुत आसान सेक्शन में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए कि सबसे पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले आएंगे राष्ट्रपति, फिर आएंगे उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर अध्यक्ष, फिर सांसद। ये तो कॉमन सेंस है और ये जीके है। 8वां प्रश्न है, रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को दे देती है। यानी कि अगर वो 100 रुपया कमाती है तो 100 का 1/4 यानी कि 25 आ गया हमारा, तो 25 रुपया दे देती है धर्म संगठन को। और उस बची हुई संपत्ति को बचा कितना 75 रुपया। अब उस 75 रुपये को अपने तीनों बच्चों में बराबर बांट देती है। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेगी, आधा, 1/4, 2/3, इनमें से एक से अधिक। तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि अगर 100 रुपया है और 4 लोगों को दे रही है और पता चल ही गया कि पंडित को दे दी आपका 1/4, तो इन्हें भी फिर 1/4 मिलेगा। तो देख लेते हैं एक बार। माना रेशमा की संपत्ति X है, रेशमा द्वारा धर्मार्थ संगठन को दिया गया संपत्ति X/4 है, तो शेष संपत्ति X - X/4 इक्वल टू 3X/4। तो प्रत्येक बच्चे को दी गई संपत्ति 3X/4 इंटू 1/3 यानी उनके 3 बच्चे हैं यानी X/4 यानी टोटल संपत्ति का 1/4 दे रही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बोल रहा है प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। तो सही बात है, अगर हम वर्ग का फिगर बनाते हैं तो ये है वर्ग, यानी ऊपर नीचे सब चारों तरफ बराबर, तो समचतुर्भुज है यानी जिसकी चारों भुजा बराबर है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है,
तो हाँ, हो सकता है, ये भी सत्य है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है, ये भी ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ कोई कथन गलत नहीं है, सभी सत्य है, तो आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन ए की पुत्री है, यानी बी कह रहा है आर से, बी कहता है कि आर जो है ना मेरी बहन ए की पुत्री है, यानी ए इसकी बहन हुई और आर इसकी भांजी हुई, ठीक है। तो जो टी की एकलौती पुत्री है, ठीक है। एक्स टी और जेड की, एक्स जो है टी और जेड की संतान है, जो एच की दादी और नानी है, दादी या नानी है एच की, ठीक है। के एम की माँ है और एच की इकलौती बहन है। एक्स अविवाहित है। यदि एस ए की जीवन साथी है तो के का एस से क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखिए फिगर बनाया हुआ है। तो अगर ये हमने देख लिया 10 क्वेश्चन, इसमें से मुझे कुछ इधर का आ रहा है, मुझे ठीक है, मुझे ये नहीं आ रहा, मैं इसको छोड़ दूंगी, बट एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ हम वीडियो बना रहे हैं और हमारा मकसद है प्रैक्टिस करना। तो देख लेते हैं बनाया कैसे है, क्योंकि एक एक नंबर बहुत मायने रखता है अगर हम तसल्ली से ध्यान से समझे तो। बोल रहा है कि ठीक है, बी की बहन है ए, फिर ए की बोला ना कि ए की एक पुत्री है आर, और फिर बोलता है कि जो टी है टी की एकलौती पुत्री है, और फिर यहाँ पे लिखा है एस जो है प्लस और ये माइनस, यानी मुझे लगता है कि मैं भूल गई हूँ ब्लड रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट कि कैसे बनाते हैं, बट ये देख लेते हैं इसने किया क्या है। टी जो है बोल रहा है इकलौती पुत्री है, और टी का संबंध ऐसे जेड से भी है, फिर जेड का संबंध टी से भी है, फिर ये इसका एक पुत्र भी है एक्स जो कि अविवाहित है। फिर बोलता है कि एच जो है, जो एक्स है टी और जेड की संतान है, तो ये टी है और जेड है और इसकी संतान क्या है, एक्स है। फिर बोल रहा है एच की, और जो कि एच की दादी नानी है, और जो ये एच है इसकी दादी या नानी है, ठीक है। और फिर बोलता है कि के एम की माँ है, जो के है, के वो एम की माँ है जो एच की इकलौती बहन है, और ये फिर एच की इकलौती बहन हो गई, ठीक है। कौन, एच की इकलौती बहन हो गई के, और एक्स अविवाहित है। अब बताना है कि ये जो एस है और ये जो ए है, कहाँ गया ए, एस और ए ये जीवन साथी हैं। तो बोलता है कि के का, ये जो के है ना, के का एक्स से क्या संबंध है। तो इसका दिया हुआ है आंसर बहनोई, देवर, साला या साला की पत्नी, ठीक है। या तो ये देवर की पत्नी है, या साला की पत्नी है, या बहनोई की पत्नी है। कसम से मुझे तो ये बहुत गंदा प्रश्न लगा, मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैं तो इसको छोड़ देती हूँ, मुझे नहीं पढ़ना ये। अगर सिंपल सा कुछ है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो वो बना लेंगे, भाड़ में जाइए, नहीं करेंगे हम। मैं 10 ही क्वेश्चन करके आऊँगी, या ये क्या बोलते हैं 140 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 50 मार्क्स के, तो मैं 140 मान के आऊँगी कि हाँ मेरे लिए एग्ज़ाम 140 मार्क्स के ही हैं। तो मैथ को लेकर बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैंने तो कभी नहीं लिया और मैं कभी लूँगी भी नहीं। आगे भी देख लेते हैं कितना आसान, ये सब सवाल आसान कैटेगरी में आते हैं, ठीक। और आप लोग को वीडियो पसंद आएगा ना, तो मैं और भी वीडियो बनाऊँगी मैथ के, ठीक है, कि ऐसे मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको भी आइडिया लग जाएगा कि सॉल्व कैसे करना है। ये देख लो, कभी कभी आसान पूछ लेते हैं, ये बहुत बार मैं भी बना के आती हूँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय।